आज विश्वात संपूर्ण विश्वात ख्याती असलेले आपले बुद्धिस्ट मोंक दलाई लामा यांना नोबेल पीस अवॉर्ड मिळून 36 वर्ष पूर्ण झालेत. आणि त्याच निमित्ताने आज परेलच्या एका पुरातन बुद्ध विहारात तिबेटियन संस्कृती जी असते त्याच्या अनुसार आज इथे कार्यक्रम सादर करण्यात आला होता. त्याच निमित्ताने आपल्यासोबत तेंजिन आहेत. त्यांना विचारूया आपण क्या बताएंगे आज दलाई लामा जी को जो अवार्ड मिला था नोबेल पीस अवार्ड, उसको आज 36 इयर्स पूरे हो चुके हैं. कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको उनके जो संदेश है वो भी लोगों तक पहुंचाना? पहले नमो बुद्धाय. मेरा नाम तेंजिन सुंडू है. मैं एक तिब्बती शरणार्थी जो इंडिया में रह रहा हूँ. हमारे यहाँ बॉम्बे मुंबई में खास करके करीब 40-50 टिबेटन्स रहते हैं. आज हम यहाँ परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए हुए 36वां सालगिरह मनाए जा रहे हैं. यहाँ परेल में हम इसलिए मनाए जा रहे हैं क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी को 1989 में जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए तब ज़्यादातर विश्व में तिब्बत के बारे में बिल्कुल पता नहीं थे. लेकिन इस नोबेल पुरस्कार से पूरे विश्व में ये पता चलने लग गए हैं कि चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया और परम पावन दलाई लामा जी खुद अपने देश छोड़ के भारत में शरण लेके रहना पड़ रहा था. और इस परिस्थिति जो है बहुत ही मुश्किल परिस्थिति था कि तिब्बत में चाइना तिब्बती लोगों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाले जा रहे हैं. और चाइना तिब्बत में बम मार के तिब्बत में से बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेस जो है, वहाँ की सोना है, चांदी है, लिथियम है, वो चुरा के चाइना लेके जा रहे हैं और पूरे विश्व में वो व्यापार कर रहे थे. और ये गतिविधियाँ जो है ज़्यादातर दुनिया में पता नहीं थी. और तिब्बत में जो मानव अधिकार की उल्लंघन कर रहे थे इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं थे. लेकिन जब से परम पावन दलाई लामा जी को शांतिपूर्वक अहिंसा से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने के लिए ये जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, उससे पूरी दुनिया में ये बात फैले गए और पूरे विश्व से तिब्बत के बारे में ये जो सपोर्ट जो है और ख़ास के परम पावन के प्रति ये जो विश्वास, ये जो श्रद्धा किस तरीके से जुड़े हैं, उससे तिब्बत को बहुत फ़र्क पड़ा. और आज 36वां सालगिरह हो रहे हैं. आज भी तिब्बत आज़ाद तो नहीं है, लेकिन अब पूरे विश्व में तिब्बत के बारे में बात फैले गए हैं. और चाइना आज न सिर्फ तिब्बत, आज वो भारत के क्षेत्र अरुणाचल को भी वो उनका है करके इतना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं. और ये अब पूरे भारतीय लोगों को पता चला कि चाइना किस तरीके से विस्तारवादी नीति मना के न सिर्फ तिब्बत के ऊपर आज भारत के उस क्षेत्र भी उनका अपना है करके ऐसे जुल्म कर रहे हैं. और भारत की हिमालय क्षेत्र में अनेक जगह से इंडिया के ऊपर वार कर रहे हैं. और ये अब पूरी दुनिया को पता चले हुए हैं. और इसलिए से अब चाइना में जो मानव अधिकार के उल्लंघन कर रहे हैं, जितने अपने लोगों के ऊपर शोषण कर रहे हैं, ये बात अब सब लोगों को पता चल चुका है. इस तरीके से तिब्बती स्वतंत्र की लहर और ये मुहिम है अभी भी ज़ोर शोर से चल रहे हैं. और हमारा उम्मीद है तिब्बत फिर से आज़ाद हो जाएं, परम पावन दलाई लामा जी अपने देश वापस लौट पाएँ और तिब्बत और भारत के बीच में वो मित्रता का वो जो भाईचारा का रिश्ता जो है वो फिर से कायम हो जाए. इतना हमारा पूछना है और हम ये चाहते हैं और इंशाल्लाह ये ज़रूर हो जाए. आपने जैसे दलाई लामा जी के बारे में बताया अभी कि जो तिबेटियन कल्चर जो है वो भी, और उसके अलावा भी जो नॉर्थ ईस्ट है वो बहुत बार जो है भारत से उसको अलग ही समझा गया, या फिर लोगों को पता ही नहीं होता वहाँ पर वो कौन से राज्य है जहाँ पर ये सब आता है. तो दलाई लामा ने उनको एक अलग पहचान दी है, वो उस पूरे राज्यों को पहचान दी है. तो इस तरीके से अभी फ़िलहाल फिर से जो है नया वाद जो है वो उमड़ा है, जिसके बारे में प्रोटेस्ट जो है वो सोनम वांगचुक जी है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उसके बारे में क्या कहना है? क्या कितने हद तक सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है, क्या लगता है आपको? परम पावन दलाई लामा जी जब 1959 और 1960 के वक्त जब इंडिया आए, यहाँ भारत में बुद्ध धर्म की प्रति
खास के बुद्ध धर्म की ये सोच ज़्यादा फैले नहीं थे। परम पावन दलाई लामा जी ने उनके योगदान से बहुत फैले हुए एक ऐसा योगदान हुआ। लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पहले तो उन्होंने बुद्धिज़्म अपनाया और बुद्धिज़्म फैलाए, उससे एक बुद्ध धर्म की पूर्ण जन्म हुआ भारत में। उससे बहुत ही फ़र्क पड़ा, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है वो कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, भारत की ज़मीन में जन्मे हैं। तो ये फिर जीवित कर दिया डॉक्टर अंबेडकर जी ने। उसके बाद परम पावन दलाई लामा जी ने यहाँ आके लोगों को किस तरीके से उसको अपनाना है अपनी निजी ज़िंदगी में, ऐसे बात फैलाए। आज ये जो है पूरे विश्व में खास करके भारत में फैले हुए हैं। आज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक जितना चाइना की शोषण कर रहे हैं, वहाँ से घुसपैठियाँ कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए बुद्ध धर्म के तौर से एक नया पहचान आए हैं कि ये जो है शांति का रास्ता है। परम पावन दलाई लामा जी ने जो रास्ता दिखाया वो अहिंसा का रास्ता है, वो सब लोगों के पहचान। और इसीलिए एक विरोधी जो है वो चाइना की विस्तारवादी नीति के खिलाफ एक विरोधी जाग उठा है। और इस तरीके से नॉट ओनली तिब्बत बट पूरे हिमालय क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट में भी जितने भी लोग हैं उनकी एक नया पहचान भी हुआ और एक मानने भी लगा कि भारत में जिस तरीके से हम बोल रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत जो है एक धर्म या एक लोग या एक भाषा नहीं है, अनेक भाषाएं हैं, लोग हैं। तो इसीलिए भारत की बड़ापन ये है कि इतने सारे लोग, भाषा, धर्म, संस्कृति होने के बावजूद हम अखंड हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा सोच है और इसको हम सब इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको मानना चाहिए। और यही परम पावन दलाई लामा जी का भी एक मार्गदर्शन भी है। और अभी तुरंत ज़रूरत ये है कि तिब्बत को किसी तरह से आज़ाद कराना है और उससे भारत को भी एक संरक्षक भी मिलेगा। सो इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत इज़ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो हम इस तरीके से आगे बढ़ना चाहेंगे। जी, अभी आप फिलहाल मुंबई में कहाँ रहते हैं? आपकी संस्था के बारे में बताइए। आपका ये एसोसिएशन है जो तिबेटियन लोगों का, जो मुंबई में जो है वो काम करता है। किस तरीके से आप काम करते हैं और किस तरीके से आपका एसोसिएशन है, उसके बारे में बताइए। हमारा ये ग्रुप है फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत, जो कि 1999 में यहाँ स्थापित हुआ। उसमें सिर्फ मैं ही अकेला तिब्बतियन हूँ, बाकी सब इंडियन सपोर्टर्स है जो बॉम्बे में है। उसके बॉम्बे से हम 1999 2000 ईयर से 2000 ईयर में एक बहुत बड़ा तिब्बत फेस्टिवल ऑफ तिब्बत हुआ था। तब हमको सपोर्ट भी मिला रिलायंस और पिरामल कंपनी से भी। तो इस तरीके से ये संस्था चला रहे हैं और ये पूरा वॉलंटियर के तौर से हैं। बहुत सारे इंडियन तिब्बत सपोर्टर्स जो है वो बॉम्बे में है और हमारा चैप्टर्स अलग भी पूना में है, गोवा में, बेंगलोर, कोच्चि जो केरला में है, और हैदराबाद और मद्रास, चेन्नई, वहाँ भी हमारा फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत का सपोर्टर्स है। पूरा वॉलंटियर के तौर से तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जब तक तिब्बत आज़ाद ना हो, भारत जो है हमेशा चीन की एक दबाव में रहेगा। इसीलिए फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, तिब्बत नीडेड टू बी इंडिपेंडेंट। सो India and Tibet will continue to have the peaceful relationship as neighboring countries. लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी ज़्यादातर भारतीय वासियों को ये पता नहीं है कि भारत की सबसे बड़ा नेबरिंग कंट्री, पड़ोस देश जो है वो कोई नहीं है बट तिब्बत है। लेकिन वो तिब्बत चीन के कब्जे में है। तो इस तरीके से हम ये बात आगे करना चाहेंगे। और जो आपने पहले प्रश्न में उसने सोनम वांगचुक जी के बारे में पूछा था, सोनम वांगचुक जी का आवाज़ जो है वो सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए नहीं है, ये पूरे हिमालय के संरक्षण के लिए है। और उन्होंने यह आवाज़ उठाया और उन्होंने लद्दाखी लोगों के हक के बारे में भी बोला। वो अलग देश नहीं मांग रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि लद्दाख जिस तरीके से 28 अलग स्टेट्स हैं इंडिया में और यूनियन टेरिटरीज हैं, इस तरीके से लद्दाख को भी या तो यूनियन टेरिटरी या तो 6 शेड्यूल के तौर से एक हक दिया जाए, उतना उनका मांग है। मुझे लगता है कि इस तरीके से मांग जो है वो बहुत ही जायज़ है और सब लोगों इसको सपोर्ट करना चाहिए। वो सोनम वांगचुक जो है दिलों दिल से ये भारतीय हैं
वो बहुत ही एक पेट्रियोटिक पर्सन है, वो इंटेलेक्चुअल है, वो खुद इंजीनियर है और लद्दाख की लोगों की पहचान, संस्कृति, भाषा, खास करके भारत की अखंडता के लिए उन्होंने बहुत काम किया। खास करके चीन के खिलाफ उन्होंने बहुत तेज़ी से आवाज़ उठाया। वो हम सब याद रखना चाहिए और याद करना भी चाहिए। ऐसे एक आदमी जो भारत की ज़रूरत है, आज वो हमारे बीच एक जेल में पड़े हैं। अगर सोनम वांगचुक जी की बात करें तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया है या फिर वो इतना पीसफुली जैसे दलाई लामा जी ने किया, हमें बुद्धिज़्म जो है वो पीसफुली प्रोटेस्ट सिखाता है। हमें कोई भी अन्य अत्याचार सहन नहीं करना है, लेकिन उसके ऊपर आवाज़ उठानी है तो वो भी पीसफुली जो है वो हम उसके बारे में प्रोटेस्ट करते हैं। ये हमें बुद्धिज़्म सिखाता है। तो उसी तरीके से वो पीसफुली तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें जेल में जाना पड़ा। उनके जो है उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी हुए। उसके बारे में वो कितना हद तक सही था, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अहिंसा के रास्ता सब लोगों को अपनाना चाहिए, चाहे आप सरकार में हो या चाहे सड़क पे उतरे हुए एक कार्यकर्ता। मैं खुद कार्यकर्ता हूँ, मैं जेल में 16 बार गया हूँ तिब्बत की आज़ादी के लिए। मैं तिब्बत की जेल में, चीन के नीचे तिब्बत की जेल में भी रहा हूँ और इंडिया की कई अलग अलग जेलों में भी गया हूँ, लेकिन मैंने अहिंसा और शांति का रास्ता कभी छोड़ा नहीं। झले भले मुझे जेल जाना पड़े, मारपीट खाना पड़े, मैं खुशी खुशी से मारपीट खा लेता, लेकिन शांति के रास्ता कभी हटे नहीं, वो अड़े रहना है उसी रास्ते पे। और यही सोनम वांगचुक जी का रास्ता भी वही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक गलत फहमी हुआ है कि लद्दाख में जो जुलूस हुए हैं तभी एक हिंसा हुआ था, उसकी एक ब्लेम जो है वो सोनम वांगचुक के ऊपर हुआ। मुझे दुख है कि ऐसा एक गलत फहमी हुआ है। मुझे लगता है कि ये गलत फहमी ज़रूर साफ़ हो जाएगा और सोनम वांगचुक जी का वो जो काम जो है, खासकर शांति की रास्ता जो है, वो भारत वर्ष में पूरा फिर से दिखेगा और उसकी एक पहचान और उसके रिकग्निशन फिर से आ जाएगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जो जेल जाता है उसका वो उनकी आवाज़ जो है वो बंद नहीं होता है, वो आवाज़ और बुलंद ज़्यादा होता है। गांधी जी ने खुद खुशी से जेल में बहुत वक्त बिताया। भारत की जो अपने आज़ादी के लिए जो लड़ाई किया, बहुत सारे लोगों ने जेल में वक्त बिताए। जितने भी वक्त जेल में बिताए वो उनकी आवाज़ जो है बंद नहीं होता है, वो ज़्यादा तेज होते हैं कि सब लोगों के मन में ये रखता है कि वो आवाज़ हमारी आवाज़ है, आज जेल में है और कल वो देश की आवाज़ हो जाएगा। थँक्यू तिनसुनजी. जसं आपण पाहिलं की तिनसुनजींनी सांगितलं, त्यांनी अनेक मुद्द्यांवर बोलल्या. त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की कुठल्याही गोष्टीचा आपल्याला जर विरोध करायचा असेल तर तो देखील शांतीच्या मार्गाने करता येतो. आपली मागणी जर आपली कोणाकडे मागणी असेल तर ती देखील शांतीच्या मार्गाने मागता येते. कुठल्याही गोष्टी ज्या आहेत त्या अहिंसेच्या मार्गाने जाता येतात आणि तीच देशाला एकत्र आणण्याचा हा एकमेव मार्ग जो आहे तो बुद्धांनी सांगितलेला आहे आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी आजच्या या कार्यक्रमात देखील तोच संदेश देण्याचा प्रयत्न केला. कॅमेरामॅन गायकवाडसह मी प्रतीक्षा, आवाज इंडिया मराठी.